आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग और इसके लेखक हैं आनीस जंग। चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं लेखक के बारे में। आनीस जंग 1964 का जन्म राउरकेला में हुआ और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने हैदराबाद और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जुंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। आनीस जंग ने भारत में लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। उन्होंने भारत और विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों के लिए संपादक और स्तंभकार के रूप में काम किया है और कई किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नीचे दिए गए अंश उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ वह गहन गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इन बच्चों को शोषण की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती हैं। इस प्रकार यह अंश अनीस जंग के जीवन, शिक्षा और उनके लेखन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही उनके किताब लॉस्ट स्प्रिंग के संदर्भ में उनकी विश्लेषणात्मक दृष्टि को भी उजागर करता है। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और हम इस पार्ट में साहिब आलम के बारे में जानेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये क्यों करते हो? मैं साहब से पूछती हूँ जिसे मैं हर सुबह अपने मोहल्ले के कचरे के ढेरों में सोने की तलाश करते हुए मिलती हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहब बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ चुका है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर अब तो दूर की बात, एक धुंधली याद भी नहीं रह गया है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफानों ने उनके खेतों और घरों को उड़ा दिया था। That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए वे यहाँ आए, बड़े शहर में सोने की तलाश में जहाँ वह अब रहता है। मैं और कुछ नहीं करना है। वह मुस्कुराते हुए दूर देखते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वह बुदबुदाता है और नज़रें झुका लेता है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ, मैं तुनकते हुए कहती हूँ और तुरंत समझ जाती हूँ कि यह सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। Here is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है। जब वे एक बनाएंगे, तब मैं जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, तो क्या तुम आओगे? मैं हंसी मजाक में पूछती हूँ। हाँ, वह कहता है, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरे पास दौड़ते हुए देखती हूँ। क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. स्कूल बनाने में समय लगता है, मैं कहती हूँ, शर्मिंदा होकर कि मैंने एक ऐसा वादा किया जो पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन मेरे जैसे वादे उसके निराशाजनक संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। उसे जानने के कई महीनों बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए अलम, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। साहब ए आलम, वह बताता है। उसे इसका मतलब नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इसका मतलब ब्रह्मांड का मालिक पता होता तो उसे विश्वास करना मुश्किल होता। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम के अर्थ से अनजान, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है, एक ऐसी सेना
जिसमें बिना चप्पलों के लड़के होते हैं जो सुबह की चिड़ियों की तरह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। महीनों के दौरान मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आंट यू वेयरिंग चैपल्स? आई आस्क वन। तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे? मैं एक से पूछती हूँ। वह सादगी से जवाब देता है, मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नहीं उतारा। वह सादगी से जवाब देता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। अगर उसने किया भी तो वह उन्हें उतार देगा, एक और लड़का कहता है जो असंगत जूते पहने हुए है। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ वह अपने पैर हिलाता है और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक जोड़ी जूते नहीं देखे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स। देश भर में यात्रा करते हुए मैंने देखा है कि बच्चे बिना चप्पल या जूते के चलते हैं, शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ये पैसे की कमी नहीं है, बल्कि बिना चप्पल के रहने की परंपरा है। यही एक व्याख्या है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह केवल एक बहाना है जो स्थायी गरीबी की स्थिति को समझाने के लिए पेश किया जाता है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है जो एक आदमी ने उडुपी से मुझे सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक छोटे बच्चे के रूप में वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था जहां उसके पिता पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैंने उसके शहर और मंदिर का दौरा किया जो अब सुनसान माहौल में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। बैकयार्ड में जहां नया पुजारी रहता था वहां लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक युवा लड़का जो भूरे रंग की यूनिफॉर्म में था, मोजे और जूते पहने हुए था, हाँफते हुए आया और अपने स्कूल बैग को एक तहखाना बिस्तर पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। लेट मी नेवर लूज देम। उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जो देवी के सामने जूते मिलने पर करता था, मुझे इन्हें कभी खोने न देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। अब पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन मेरे पड़ोस के कपड़े बीनने वालों की तरह कई अन्य लोग नंगे पांव रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. मेरे बिना जूतों वाले कपड़े बीनने वालों के साथ परिचय मुझे सीमापुरी तक ले जाता है, जो दिल्ली के किनारे पर एक जगह है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ रहते हैं वे घुसपैठिए हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग them. साहब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी तब एक वीरान जगह थी। इट स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। ये अब भी एक वीरान जगह है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैग पिकर्स। कीचड़ की संरचनाओं में जिनकी छतें टिन और तिरपाल की हैं और जिनमें न तो सीवेज है, न नाले और न ही बहता पानी, 10,000 कपड़े बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद रैशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स एंड enable them to buy grain.
वे यहाँ 30 साल से अधिक समय से बिना पहचान बिना परमिट के रहते हैं, लेकिन राशन कार्ड के साथ जो उनके नाम मतदाता सूचियों में डालते हैं और उन्हें अनाज खरीदने में सक्षम बनाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाद्य पदार्थ पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीवन की रक्षा होती है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं और बिना दर्द भरे पेट के सो सकते हैं, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों के जहाँ हमें कोई अनाज नहीं मिला। एक पुराने साड़ियों में महिलाएं कहती हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी हरी भरी जमीन और नदियों वाली खूबसूरत जगह क्यों छोड़ी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, वे वहाँ अपने तंबू लगा देते हैं जो अस्थायी घर बन जाते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे इन तंबू में बड़े होते हैं और जीवन की लड़ाई में भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब कपड़े बीनना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ acquired द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट। वर्षों के दौरान यह एक कला के रूप में विकसित हो गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके लिए कूड़ा सोने के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। ये उनका दैनिक भोजन है, उनके सिर के ऊपर एक छत है, भले ही वह एक लीक करती छत हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी, साहब कहता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आप कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का ढूंढ सकते हैं, तो आप खोजना बंद नहीं करते, क्योंकि और भी मिलने की आशा होती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता से अलग है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा हुआ होता है, जबकि बुजुर्गों के लिए यह जीने का एक साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white, playing tennis. एक सर्दी की सुबह मैं देखती हूँ कि साहब मोहल्ले के क्लब के बाड़े वाले गेट के पास खड़ा है, जहाँ 2 युवक सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे हैं। मैं खेल का शौकीन हूँ, वह गुनगुनाता है, संतुष्ट होकर इसे देख रहा है, खड़ा होकर दीवार के पीछे खड़ा है। मुझे यह खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है, बाड़े के पीछे खड़े होकर इसे देखकर खुश होता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। गेट कीपर मुझे झूला इस्तेमाल करने देता है। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहब भी टेनिस जूते पहने हुए हैं, जो उसकी रंगीन शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लगते हैं। किसी ने मुझे दिए हैं, वह कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. यह तथ्य कि ये जूते किसी अमीर लड़के के फेंके हुए हैं, जिसने शायद एक जूते में एक छेद के कारण इन्हें पहनने से मना कर दिया, उसे परेशान नहीं करता। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जिसने नंगे पांव चलने की आदत डाल ली हो, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी एक सपने के सच होने जैसा होता है। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जिस खेल को वह इतनी तन्मयता से देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बाहर है। This morning, साहेब is on his way to the milk booth. इस सुबह साहब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance.
मैं अब सड़क पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वह दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये और सभी खाने का सामान मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। क्या उसे ये काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। उसका चेहरा, मैं देखती हूँ, निराशा का चेहरा हो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी लगता है जिसे वह अपने कंधे पर हल्के से लटका कर ले जाता था। द बैग वॉज हिज। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग उसका था, कनस्तर चाय की दुकान के मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा। इस अंश में लेखक साहब की जीवन में आए बदलावों को दर्शा रही है। कैसे वह पहले अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को सराहते थे और अब कामकाजी जीवन के कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं। उनके पुराने जीवन की सरलता और वर्तमान की कठिनाइयों की तुलना की जा रही है। यहाँ इस चैप्टर का पहला पार्ट फिनिश होता है और अब हम सेकंड पार्ट को समझने जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलानी है। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपनी खुद की मर्जी से जीने पर जोर देता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? मैं पूछती हूँ। मैं कार चलाना सीख लूंगा, वह जवाब देता है, मेरी आंखों में सीधे देखता हुआ। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका सपना उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल में एक मृग तृष्णा की तरह उभरता है जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद के हर दूसरे परिवार का रोजगार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. ये भारत की कांच के पिघलाने वाली उद्योग का केंद्र है जहां परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के चारों ओर काम किया है, कांच को वेल्ड किया है और देश भर की महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाई हैं। मुकेश's family is among them. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए कांच के भट्टियों में काम करना, जहां उच्च तापमान होता है और जहां हवा और रोशनी नहीं होती, अवैध है, कि कानून अगर लागू किया जाए तो उसे और उन 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है जहां वे दिन के घंटे काम करते हैं, अक्सर अपनी आंखों की चमक खोते हुए। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, जिसे वह गर्व से कहता है कि फिर से बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. हम गंदे गलियों से गुजरते हैं जो कचरे से भरी हुई हैं और ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो झोपड़ियां हैं, जिनकी दीवारें दरक रही हैं, दरवाजे झूलते हैं, खिड़कियां नहीं हैं और परिवारों और जानवरों से भरे हुए हैं जो एक आदिम अवस्था में कोएग्जिस्ट करते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, झूलते हुए लोहे के दरवाजे को अपने पैर से ठोकता है और उसे खोलता है। We enter a half-built shack. हम एक अध बना झोपड़ा में प्रवेश करते हैं। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. इसके एक हिस्से में, जो सूखे घास से ढका हुआ है, एक लकड़ी का चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसमें पालक के पत्ते उबल रहे हैं। On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables.
जमीन पर बड़े एल्यूमिनियम के थालियों में और भी कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. आयु में ज्यादा बड़ी नहीं होते हुए उसने बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। घर की बहू जो पहले से ही 3 पुरुषों, अपने पति, मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी संभाल रही है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटे हुए दीवार के पीछे हट जाती है और अपनी चादर को अपने चेहरे के करीब ले आती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. रिवाज के अनुसार बहुओं को पुरुष बड़ों के सामने अपने चेहरे को ढकना पड़ता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. कठोर मेहनत के वर्षों के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह घर का मरम्मत करने और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. सिर्फ यही कर सका है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, चूड़ी बनाने की कला, अपने बेटों को सिखा दिया है। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसका करम है, उसकी तकदीर है, मुकेश की दादी कहती हैं, जिन्होंने देखा है कि उनके पति चूड़ियों के कांच को पॉलिश करते करते अंधे हो गए। Can a God given lineage ever be broken? She implies. क्या एक देवता द्वारा दिया गया वंश कभी टूट सकता है? वह इशारा करती है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्मे होने के नाते उन्होंने केवल चूड़ियां ही देखी हैं। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के घुमाव, सुनहरी सोना, धान हरा, रॉयल नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से हर रंग बेतरतीब आंगनों में ढेरों में पड़े हुए हैं। 4 पहिया हाथ गाड़ियों पर ढेर में लगे हुए हैं, जिन्हें युवा लोग झुग्गी झोपड़ी के संकीर्ण गलियों में खींचते हैं। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और अंधेरे झोपड़ों में झिलमिलाती तेल की लैंपों की चमक के पास लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को छूड़ियों के घेरे में जोड़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के साथ अधिक समायोजित हो चुकी हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसीलिए वे अक्सर युवावस्था तक पहुंचने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता, एक युवा लड़की जो फीकी गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, एक वृद्ध महिला के साथ बैठी हुई है, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. जब उसके हाथ एक मशीन के चिमटे की तरह स्वचालित रूप से चलते हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता का पता है
जो वह बनाने में मदद करती है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये एक भारतीय महिला के सुहाग, विवाह में शुभता का प्रतीक है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. एक दिन अचानक उसे एहसास होगा जब उसका सिर लाल चादर से ढका होगा, उसकी हाथों पर मेहंदी लगी होगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाई पर चढ़ाई जाएंगी। She will then become a bride. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, like the old woman beside her who became one many years ago. जैसे उसके बगल में बैठी पुरानी महिला जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। उसके हाथों में अब भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक वक्त भर का खाना भी नहीं खाया, वह कहती है, एक आवाज में जो खुशी से रिक्त है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड। उसने अपने पूरे जीवन में एक भी पूरा भोजन का आनंद नहीं लिया, यही उसका फल है। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उसके पति, एक लंबे दाढ़ी वाले बुजुर्ग, कहते हैं, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। मैंने जो किया है वह सिर्फ परिवार के रहने के लिए एक घर बनाना है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसे सुनकर ये आश्चर्य होता है कि क्या उसने वो हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। उसके सिर पर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर घर में चूड़ियां बनाने के व्यवसाय के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे की कमी की पुकार सुनाई देती है। यहां तक कि खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। द यंग मैन एको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। युवा लोग अपने बुजुर्गों की निराशा की गूंज को दोहराते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है, ऐसा लगता है। सालों की मानसिक रूप से थकाने वाली मेहनत ने सभी पहल और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अपने आप को एक सहकारी संघ में क्यों नहीं संगठित करते? मैं उन युवा लोगों से पूछती हूँ जिन्होंने मध्यस्थों के खतरनाक चक्र में फंसकर अपने पिता और दादा परदादा को भी फंसा लिया है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say, अगर हम संगठित भी हो जाए तो भी हमें ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाला जाएगा क्योंकि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं, वे कहते हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनमें कोई नेता नहीं है, कोई भी नहीं जो उन्हें चीज़ों को अलग तरीके से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे खुद हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे अंतहीन बातचीत करते हैं जो गरीबी से बेपरवाही, लालच और अन्याय की ओर जाती है। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family, caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. उन्हें सुनते हुए मैं दो अलग अलग दुनियाएं देखती हूँ। एक परिवार की जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जाति के कलंक से बोझिल है जिसमें वे जन्मे हैं। दूसरी, साहूकारों, मध्यस्थों, पुलिसकर्मियों, कानून के रक्षकों, नौकरशाहों और राजनेताओं का खतरनाक चक्र है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. साथ मिलकर उन्होंने उस बच्चे पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. जैसे ही वह समझ पाता है, वह इसे अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। To do anything else would mean to dare.
कुछ और करने का मतलब होगा साहसिकता दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और साहसिकता उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैं मुकेश में इसका एक झलक महसूस करती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। He will go to a garage and learn. वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं चलूंगा, वह जोर देता है। मैं चल डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। क्या तुम भी प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह कहता है, नीचे देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी छोटी सी फुसफुसाहट में एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वह उन कारों का सपना देखने में संतुष्ट है जो वह अपनी शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। कुछ ही हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। इस अंश में लेखक ने फिरोजाबाद के लोगों की स्थिति, उनकी आशाओं और सपनों को चित्रित किया है। मुकेश की स्थिति और उसके सपनों के प्रति उसकी निरंतरता और कैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उसे सीमित करती हैं, इसे दर्शाया गया है। मुकेश की खामोशी और छोटे सपने इस बात की गवाह हैं